हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई वेलकम यू टू P3 ट्रेनिंग स्टेशन विद सरोज सर. आई वॉज एक्चुअली मिसिंग द स्टूडेंट्स ऑफ CBSE board. That's why I have decided to start my interaction with you with a very nice poem from your syllabus class 10 CBSE English textbook. And the name of this poem is Dust and Snow. It's a very short poem but so sweet. In fact, it is the sweetest poem I ever have experienced in my academic past. Students, इस पोएम को शुरू करने के पहले मुझे याद आता है आमिर कजलबास का लिखा हुआ वो दो लाइन, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है. ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज किसी भी पोएम को पढ़ने के पहले, समझने के पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि हु इज द पोएट. व्हेन आई से यू नीड टू नो द पोएट, इट मीन्स आपको उस पोएट के बारे में थोड़ी सी पर्सनल जानकारी भी रखनी चाहिए, उनके पर्सनल लाइफ की जानकारी भी रखनी चाहिए. बिकॉज जब भी कोई पोएट लिखता है, उसके जो स्टाइल होते हैं लिखने के, वो हमेशा उसके पर्सनल लाइफ से एंड लाइफ इंसिडेंट्स से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. सो व्हेनेवर यू कम टू रीड एनी पोएम बाय दैट पर्टिकुलर पोएट, his image will be in front of you and you will be actually taking out the meaning of the poem from the depth of the lines. That's why I take you to the journey of Robert Frost's personal life. Let's see. रॉबर्ट फ्रोस्ट का जन्म हुआ था 1874 में and he was basically an American citizen. I'm telling American citizen because he migrated to England and there he started his life, his struggle and his poetic destiny. His achievement, when you see, he was the winner of 4 Pulitzer Prizes, the highest honor in the field of literature. रॉबर्ट फ्रोस्ट जब बच्चे थे तभी उनके फादर का देहांत हो जाता है. स्टूडेंट्स, प्लीज गो ऑन काउंटिंग द टफ टाइम्स इन हिज लाइफ. बचपन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के फादर का देहांत हो जाता है. हिज मॉम स्टार्टेड अपब्रिंगिंग चिल्ड्रन इन द फैमिली. A top student in his class shared valedictorian honors with Eleanor White. अपने हाई स्कूल के टाइम पे रॉबर्ट फ्रोस्ट अपने क्लास के टॉपर हुआ करते थे और ऑलवेज स्टेज प्रोग्राम्स वुड नीड रॉबर्ट फ्रोस्ट एज एंकर. एक गर्ल पार्टनर के साथ स्टेज पे एंकरिंग किया करते थे, स्टेज अनाउंसमेंट्स किया करते थे. एंड दैट गर्ल फ्रेंड ऑफ हिम वाज Eleanor White. Yes students, Eleanor White, with whom Robert Frost had fallen in love later on. But as I told you already, please go on counting the tough moments in his life. Due to higher continued study, the both of them actually had to depart from each other and वही हुआ, दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए. वो कहते हैं ना दोस्त, अगर प्यार सच्चा हो तो कब्र पे भी ताजमहल बन जाया करता है. वही हुआ रॉबर्ट फ्रोस्ट के साथ. एंड फाइनली बोथ ऑफ देम मैरिड इन 1895. दे स्टार्टेड हैप्पी लाइफ. दे वर द पेरेंट्स ऑफ 6 चिल्ड्रन. बट वंस अगेन अनदर टफ मोमेंट. 2 चिल्ड्रन आउट ऑफ 6 डाइड इन वेरी अर्ली एज. रॉबर्ट फ्रोस्ट ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही फिनेंशियल डर्थ का सामना किया है, फिनेंशियल क्राइसिस का सामना किया है. और हालत तो ये हो गई उनकी ज़िंदगी में एक बार, 1911 was the year he was actually fighting against the depression, frustration and discouragement. काम नहीं मिल रहे थे, पैसे नहीं थे, ज़िंदगी चलानी मुश्किल हो जा रही थी, परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था. And actually he was feeling down and depressed. And you know, when the family is financial crunch, the person who suffers a lot or the most is the lady of the family. और वही हुआ. Eleanor White, always being the inspiration to the Robert Frost in his personal life,
suffered bouts of depression. एलिनोर वाइट खुद इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई. Very few people know that she suffered breast cancer and heart disease. और इसी डिप्रेशन एंड इलनेस के बीच एलिनोर वाइट died in 1938. So अब आप समझ गए होंगे why I started talking about very personal life of Robert Frost. बचपन में पिता छोड़ गए, परिवार हुआ तो 2 बच्चे छोड़ गए, और फिर उम्र के बीच पड़ाव पे उनकी पत्नी एलिनोर वाइट भी उन्हें छोड़कर संसार से चली जाती है. और ऐसे सॉरोफुल मोमेंट में मुझे सरोज शायर की वो 2 पंक्तियाँ याद आती है. तुम्हें खोकर ये फैसला कर लिया मैंने, 4 सांसें हैं बची, अब किस किस को आजमाते रहे. सो रॉबर्ट फ्रोस्ट, फाइनेंशियल डर्थ, इमोशनल वैक्यूम एंड सेल्फ डिस्करेजमेंट, इन सभी एडवर्स कंडीशंस के बीच में once again decided to recollect himself with full strength, and the destiny finally turned to him as a poet. Although he was living his writing passion since early childhood, but he started very late to professionally project himself as poet. और 40 साल की उम्र में रॉबर्ट फ्रोस्ट इंग्लैंड में एक जाने माने पोएट के रूप में फेमस हो चुके थे. तो जिंदगी के इतने सारे थपेड़े खाने के बाद में एक इंसान जब एक पोएट के रूप में उभर के सामने आता है, तो उसका राइटिंग स्टाइल, उसके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, इमोशंस और उसके पोएम की गहराई में क्या हो सकता है, ये अब आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे. And now this is the moment when I take you to this particular poem, Dust of Snow. You will exactly come to know what message this poem contains in it. And Robert Frost के पोएटिक फेम का आप अंदाज़ा खुद इस तरह से लगा सकते हैं कि हमारे CBSE सिलेबस में क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट. क्लास 10th में आप पढ़ रहे हो डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट. क्लास 11th में आप पढ़ोगे द लैम्ब्रम टॉक बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट. सो हाउ मच इंपोर्टेंस ही बियर्स इन आवर करिकुलम दिस सिग्निफाइज. सो रॉबर्ट फ्रोस्ट का जो पोएटिक स्टाइल था वो इस पोएम में बिल्कुल झलकता है. रॉबर्ट फ्रोस्ट ने जब ये पोएम लिखा होगा उस वक्त वो किस मूड में रहे होंगे, दैट इज सिग्निफाइड बाय द कैरेक्टर्स ही हैड चोजन इन दिस पोएम. द फर्स्ट कैरेक्टर इज क्रो, एक काला कौवा. इफ चूजिंग आउट ऑफ ब्लैक वी टॉक अबाउट कुक्कू, कोयल की हम बात करते हैं जो मधुर गाती है. लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट फ्रोस्ट ने इस काले कौवे को अपना कैरेक्टर के रूप में चूज किया है. जाहिर सी बात है कि दिस क्रो सिग्निफाइज डिप्रेसिव एंड सॉरोफुल मूड ऑफ रॉबर्ट फ्रोस्ट एट द मोमेंट ही रोट दिस पोएम. बहुत उदास रहे होंगे वो, किसी दुख, किसी परेशानी के वक्त में उनने ये पोएम लिखा होगा. And the second character is hemlock tree. Hemlock tree, you better know it's a poisonous tree. एक जहरीला पौधा होता है ये. और hemlock tree and crow को सिग्निफाइज करके अगर कोई पोएट कुछ प्रेजेंट करना चाह रहा है, ये क्लियरली दिखाता है कि पोएट का उस समय मूड बिल्कुल ही अच्छा नहीं है. पोएट इज डिप्रेस्ड, पोएट इज सॉरोफुल, पोएट इज एक्चुअली ट्राइंग टू शो यू his dumped sorrow in his heart. By the presence of crow and hemlock tree in poem, it clearly stated that poet was not in good mood when he designed this poem. Another half of the poem has a character snow dust, milky white, a symbol of brightness, hope, rejuvenation, revival, restart, refreshment, so on. It symbolizes change in mood and revival. So let's see the poem line by line. The way a crow shook down on me. Poet was sitting under a hemlock tree. एक hemlock tree के नीचे poet बैठा है. The dust of snow from a hemlock tree. तो ये तो आपने समझ लिया कि जब ये घटना घटी, जिस वक्त एक क्रो ने हेमलॉक ट्री के ऊपर आच्छादित बिछे हुए स्नो डस्ट को अपने पंखों के फड़फड़ाने की वजह से पोएट के ऊपर गिराया,
जिस वक्त पोएट बहुत ही उदास और गहरी चिंतन में, दुख में, सॉरोफुल मूड में वहां पे बैठा हुआ था, ये पर्टिकुलर मोमेंट जब स्नो डस्ट पोएट के ऊपर गिरता है, व्हाट हैपेंस, दिस इज द अनदर फेसेट ऑफ द स्टोरी, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज। सो व्हाट वाज द चेंज? चेंज ऑफ मूड। उसकी जो मन स्थिति थी, उसकी जो मेंटल डिस्पोजिशन था, जो सॉरोफुलनेस थी, जो नेगेटिव इमोशंस थे, जो थॉट्स थे पोएट को परेशान कर रहे थे, ऑल दैट नेगेटिव इफेक्ट्स एंड इमोशंस हैज सडनली चेंज्ड। अचानक से वो सारी चीजें बदल जाती है। एंड व्हाट हैपेंस, दिस इज एक्चुअली द नेक्स्ट फेसेट ऑफ द क्वेन। सो पोएट किसी बैड मूड में बैठा है और प्रकृति की एक छोटी सी घटना ने पोएट को झकझोर के रख दिया, पोएट का पूरा मेंटल स्टेट चेंज करके रख देता है। ये वैसे ही है ना, शकील आजमी के शब्दों में, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। सो कोई दूसरा आपकी हेल्प नहीं करता। व्हेन यू आर फीलिंग लो, यू हैव टू फाइंड कॉज which raises you up. And now what happens after that pleasant change and saved some part of the day? I had rued. और पोएट को मानो ऐसा लगता है, मेरी उलझन, मेरी परेशानियों ने मुझे कहाँ लाकर फेंक दिया था, ये मैं क्या कर रहा था, ये जिंदगी को मैं किस तरह से व्यर्थ गंवा रहा था। rued means regret, repent, feel remorse for, feel sorry for। ये पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पे यूज किया है, बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। और ये स्टिमुलस उसे कहां से मिला है? दैट डस्ट ऑफ स्नो शॉवरिंग ऑन हिम। तो यहां पे आप ये भी देखेंगे कि हम जिस प्रकृति के बीच में रहते हैं, उसी प्रकृति की खूबसूरती को नजरअंदाज करते हुए चलते हैं। जब हम अपने घर से निकलते हैं और बाहर फेंस के पास जो खूबसूरत फूल के पौधे आपने लगा रखे हैं और उस पे जो खूबसूरत सा फूल आज सुबह सुबह उगाया है, उसे क्यों नहीं एक बार जा करके नजदीक से देखते हैं, उसे एक बार छूने की कोशिश करते हैं। और मैं तो बोलता हूं, अगर एक बार आप ऐसा करके घर से बाहर कदम रखें, द होल डे इज गोइंग टू वेलकम यू विथ अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेजेंटफुल मोमेंट्स। वक्त की गर्दिशों का गम न करो, हौसले मुश्किलों में ही पलते हैं। I leave you with the gist of this poem. Even a simple moment has a large significance. एक बार महसूस तो करो। So goodbye कहने के पहले, ये माना कि जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। Keep enjoying the lesson, stay connected, subscribe, और जल्द मिलता हूँ एक अगले पोएम के साथ। Thank you so much.